आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। न शोर, न शराबा, न हंगामा, सिर्फ खबर और उसकी पूरी पड़ताल। न पक्ष विपक्ष, सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे और उनके अंतर का हाल। इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात विधान परिषद में हुए उस फेरबदल की जिसने यूपी की राजनीति गरमा दी है। क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे के बाद अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को नेता सदन बना दिया गया है। यानी अब उच्च सदन की कमान केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में होगी। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे को लेकर सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि 20 मई को ही स्वतंत्र देव सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो इतने कम वक्त में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। क्योंकि एक सवाल प्रदेश अध्यक्ष के पद का भी है, जिसका ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। यूपी की राजनीति में बड़ा फेरबदल। केशव बने उच्च सदन में नेता सदन। स्वतंत्र देव सिंह ने दिया था इस्तीफा। योगी 2.0 में बड़ा बदलाव हुआ। देश के सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े सदन में बड़ा फेरबदल हो गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद में नए नेता सदन बन गए। दरअसल जब स्वतंत्र देव सिंह ने विधान परिषद में नेता सदन के पद से इस्तीफा दिया था, तब इस बात की चर्चा तेज थी कि अब विधान परिषद में नेता सदन कौन होगा। लेकिन सियासी हलचल तेज होती उससे पहले ही भाजपा ने विधान परिषद में नेता सदन के तौर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के नाम का ऐलान कर दिया। खुद स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर केशव प्रसाद मौर्य को नेता सदन बनने की बधाई दी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता सदन को बदला गया है। अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद में नेता सदन होंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश विधान परिषद में पहली बार बीजेपी इतनी ताकतवर हुई है। वर्तमान की अगर बात करें तो विधान परिषद में बीजेपी के जो सदस्य हैं उनकी संख्या 77 है और 100 सदस्यों वाली इस विधान परिषद में ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी के सदस्यों की संख्या इतनी ज्यादा हो। लेकिन जिस तरह से विधान परिषद में तस्वीर बदली है, उससे कई सारे सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्योंकि 25 मार्च को जब सीएम योगी ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उस वक्त दिनेश शर्मा को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी। तब ये माना जा रहा था कि विधान परिषद में वो नेता सदन बने रहेंगे। लेकिन ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं चला। 20 मई 2022 को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया। माना जा रहा था कि स्वतंत्र देव सिंह इस पद पर लंबे समय तक बने रहेंगे, क्योंकि जुलाई महीने में ही उन्होंने यूपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन जब स्वतंत्र देव सिंह ने विधान परिषद के नेता सदन के पद से इस्तीफा दिया तो सूबे की राजनीति में हलचल बढ़ गई। सवाल ये भी है कि आखिर इस बड़े बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि विधान परिषद में नेता सदन तो वही व्यक्ति होगा जो विधान परिषद का सदस्य होगा, और इसे एक व्यक्ति 2 पद के सिद्धांत के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, स्वतंत्र देव सिंह को रिप्लेस करके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ये जिम्मेदारी देने के पीछे क्या वजह है? क्या भाजपा 2024 से पहले मौर्य, सैनी, शाक्य, कुशवाहा बिरादरी को बड़ा संदेश देना चाहती है? क्या इसलिए एक बार फिर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर अपना भरोसा जताया है और जो परंपरा योगी 1 में थी, उसी परंपरा को योगी 2 में आगे बढ़ाया है? क्योंकि तब उप मुख्यमंत्री को ही विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया था। तब दिनेश शर्मा ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे और अब केशव प्रसाद मौर्य इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। हालांकि
इस्तीफे के पीछे स्वतंत्र देव सिंह ने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया। लेकिन ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह सिर्फ 80 दिन नेता सदन में रहे और उन्होंने ये इस्तीफा ऐसे समय पर दिया है जब विधान परिषद में भाजपा सबसे स्वर्णिम दौर में है। 100 सदस्यों वाले सदन में भाजपा के पास अकेले 75 सदस्य हैं। मजबूती का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सदन में मजबूत विपक्ष तक नहीं है। सपा के पास सिर्फ 9 सदस्य हैं और बसपा के पास सिर्फ 1 सदस्य है। जबकि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की संख्या इतनी भी नहीं है कि उसे सदन में नेता विपक्ष की जो सीट है वो दी जा सके। दरअसल समाजवादी पार्टी के जो विधान परिषद में सदस्य हैं उनकी संख्या घटकर 9 रह गई है और परिषद में लीडर ऑफ ओपोजिशन का पद पाने के लिए कम से कम 10 सदस्य होने जरूरी है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को वो कुर्सी भी विधान परिषद में नहीं मिली है, जबकि बीजेपी विधान परिषद में अब तक के अपने तमाम सारे कार्यकाल में सबसे बड़ी संख्या में है। अब सवाल इस बात का है, क्या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी यही गुणा भाग लगाया जाएगा? क्योंकि कहा जाता है भाजपा यूपी में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए रणनीति बनाती है। जैसे लोकसभा चुनाव के वक्त किसी ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है और विधानसभा चुनाव में ओबीसी को कमान दे दी जाती है, क्योंकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यही हुआ था। तो क्या 24 से पहले यही संकेत देने की कोशिश हो रही है? एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। और अब विश्लेषण में बात होगी बंसल को बड़ी जिम्मेदारी 24 की भगवा तैयारी, क्योंकि यूपी में भाजपा की जीत के बड़े नायकों में शामिल सुनील बंसल का कद बढ़ाते हुए भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है और साथ में तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की कमान भी सौंपी है। माना जा रहा है कि जिस तरह से सुनील बंसल ने यूपी में जीत का कमल खिलाया, उसी तरह से अब उन पर तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने की जिम्मेदारी होगी। वहीं भाजपा ने यूपी में सुनील बंसल की जगह धर्मपाल सिंह को संगठन महामंत्री बनाया है। सुनील बंसल को बड़ी जिम्मेदारी, यूपी के बाद तेलंगाना में कमल खिलाने की बारी। धर्मपाल सिंह बने संगठन महामंत्री। 24 के लिए बड़ी रणनीति। – 2024 में भले ही अभी 19 महीने बाकी हो, लेकिन भाजपा ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है, क्योंकि भाजपा ने सबसे बड़े महारथी सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। वही सुनील बंसल के पद की जिम्मेदारी धर्मपाल सिंह संभालेंगे, जिन्हें पार्टी ने यूपी में संगठन महामंत्री बनाया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सुनील बंसल के प्रमोशन की हो रही है, क्योंकि भाजपा ने सुनील बंसल को राष्ट्रीय महासचिव बनाने के साथ साथ तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल का प्रभारी भी बनाया है। मतलब सुनील बंसल के कंधों पर अब इन सभी राज्यों में कमल खिलाने की जिम्मेदारी है। लगभग 8 वर्षों से उत्तर प्रदेश में प्रदेश महामंत्री संगठन के तौर पर काम कर रहे सुनील बंसल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई और उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया। साथ ही साथ 3 राज्यों का प्रभारी भी सुनील बंसल को बनाया गया है। सुनील बंसल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश आए थे, तब अमित शाह यूपी के प्रभारी थे और सुनील बंसल उनकी टीम में थे। सहप्रभारी के तौर पर उन्होंने तब काम किया। फिर 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2019 के लोकसभा चुनाव हो या फिर 2022 का विधानसभा चुनाव रहा हो, सुनील बंसल ने ऐसी रणनीति तैयार की कि हर बार बीजेपी सत्ता में आई। सुनील बंसल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेकिन इन सब के बीच सुनील बंसल के काम का जिक्र करना भी जरूरी है,
कि आखिर कैसे सुनील बंसल हर परीक्षा में पास होते गए और कैसे पार्टी का विश्वास उन पर बढ़ता चला गया। क्योंकि सुनील बंसल को गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 73 सीटें जिताकर जो इतिहास रचा था, उसमें सुनील बंसल की बड़ी अहम भूमिका थी। क्योंकि इसी जीत के साथ यूपी में भाजपा का 14 साल का वनवास खत्म हुआ था। सुनील बंसल की सफल रणनीति उस वक्त भी देखने को मिली जब 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद वो यूपी में भाजपा को 65 सीटें जिताने में कामयाब रहे। इतना ही नहीं, 22 में भाजपा ने 35 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दोबारा सत्ता में वापसी की। ये सभी जीत सुनील बंसल की कामयाबी है। इसके साथ ही सुनील बंसल ने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता बनाए गए। कहा जाता है भाजपा के शहरी पार्टी के टैग को खत्म करने का श्रेय सुनील बंसल को जाता है। पंचायत चुनाव लड़ने का प्लान सुनील बंसल का ही था। हालांकि शुरू में उन्हें काफी विरोध झेलना पड़ा, लेकिन यूपी इंचार्ज ओम माथुर की मदद से भाजपा ने पंचायत चुनाव लड़ा और 327 सीटें जीती, जिससे भाजपा ने मतदाताओं को बूथ लेवल पर काम कर रिझाया। बंसल ने यह भी सुनिश्चित किया कि पार्टी की मौजूदगी सोशल मीडिया पर हो। मतलब सुनील बंसल को पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसमें वो खरे साबित हुए। यही वजह है कि अब उन्हें तेलंगाना की जिम्मेदारी दी है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। क्योंकि जब हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी तो तेलंगाना का चुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में था और अब इसके लिए भाजपा ने अपने सबसे अच्छे रणनीतिकार को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं एक सवाल यूपी के नए संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह का भी है, क्योंकि इस बार यूपी में भाजपा ने 80 सीट का टारगेट सेट किया है। मतलब सुनील बंसल हो या धर्मपाल सिंह, सबके सामने नई चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात बिहार मॉडल पर सियासत तेज, यूपी में फिर होगा अखिलेश माया का मेल। ये सवाल बिहार में हुए उठापटक के बाद खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पुरानी बातें भुलाकर साथ आए, क्या यूपी में मायावती और अखिलेश साथ आएंगे? क्योंकि भाजपा का दावा है कि यूपी बिहार नहीं बनेगा, लेकिन कांग्रेस ने महागठबंधन का राग छेड़ सूबे की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। बिहार में खेल, यूपी में सियासत तेज। चाचा भतीजे में बनी बात, क्या माया अखिलेश फिर आएंगे साथ? बिहार में सरकार क्या बदली? यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जो नीतीश कुमार कल तक भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। और नेता प्रतिपक्ष रहे तेजस्वी फिर एक बार बिहार के डिप्टी सीएम बन गए हैं। अब सवाल बड़ा हो गया है कि जो बिहार में हुआ क्या वो यूपी में भी होगा? क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार पुरानी बातें भुलाकर फिर से आरजेडी के साथ आए, क्या यूपी में अखिलेश यादव और मायावती फिर साथ आएंगे? क्योंकि दोनों ने मिलकर 2019 का चुनाव लड़ा था। हालांकि कुछ समय बाद ही ये गठबंधन टूट गया था, पर जिस तरह से बिहार में उलटफेर हुआ है, उससे बिहार के साथ साथ यूपी की सियासत का पारा भी चढ़ गया है। आज का नारा है भाजपा कुर्सी छोड़ो, अब जनता तुम्हारा संविधान विरोधी कदम बर्दाश्त नहीं करेगी। महंगाई, बेरोजगारी
जो तुमने दिया है देश को लूट कर पूंजीपतियों के तिजोरी में गिरवी रखकर उसके खत्म की शुरुआत हो गई। ये भाजपा के गाल पर चाटा है जो लगातार लोकतांत्रिक व्यवस्था को चूर चूर करके लोकतंत्र की हत्या करने में जुटी हुई थी। चुनी हुई सरकारों को जगह जगह तोड़ करके अपनी सरकार बनने का पाप किया था, वह पुनरावृत्ति बिहार में न हो, इसलिए उसके पहले ही नीतीश कुमार जी ने चरखा दांव लगा करके बीजेपी को ऐसी पटकनी दी कि वो ताकते रह गए। बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम है, उससे विपक्ष इतना उछल क्यों रहा है? लगता ऐसा है कि बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ये किसकी शादी है, किसकी सरकार बनी है और कहाँ कहाँ ये उछल रहे हैं, ये समझ नहीं आता। मगर उनको कोई चाहिए कुछ चीज़ों पे खुशियाँ मनाने का, तो शायद वही उनको खुशी मिल रही है। और फिर से अब इस तमाम सारे कयासों को बल मिलने लगा है बिहार में बीजेपी के गठबंधन टूटने के बाद कि शायद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई सारे विपक्षी दल एक साथ आ जाएं। खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने आज कहा है कि कांग्रेस हमेशा से ही तमाम सारे राजनीतिक दलों से बात करती रही है और जब चुनाव नजदीक आएगा तो जाहिर तौर से बात है कि आगे भी बात की जाएगी। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या सपा बसपा से भी बातचीत की जाएगी तो उन्होंने कहा कि सभी दलों से बातचीत की जाती रही है और की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि सभी दल साथ आएं। अब देखना है कि 2024 के पहले किस तरीके से तमाम सारे विपक्षी दल एक साथ आते हैं, क्या एकता बनती है। वहीं इन सब के बीच अखिलेश यादव का बिहार को लेकर दिया बयान भी खूब चर्चा में है, जिससे सूबे की राजनीति में भूचाल आ गया है। भाजपा ने अखिलेश यादव के खिलाफ पलटवार करते हुए मोर्चा खोल दिया है। ये अच्छी शुरुआत है। आज के दिन जब अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया था भारत छोड़ो, अगर बिहार से ये नारा आया कि भारतीय जनता पार्टी भगाओ, मुझे लगता है कि और प्रदेशों में भी इसी तरीके से बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ी होंगी और जनता भी खड़ी होगी। और मुंगेरी लाल के सपने, हसीन सपने तो ये देखते ही आए हैं, चाहे वो 14 हो, उसके बाद उत्तर प्रदेश में देखा हमने, बिहार में भी देखा, अन्य राज्यों में भी देखा, उसके 19 में भी देखा, तो 24 के लिए भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो देख ही सकते हैं। और विपक्ष का काम ही है कि वो खाली सपने ही देखें। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें भगा दिया है। अगर वो यूपी में अब विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, करें। और नारे बहुत सारे हम लोग को भी आते हैं, मौर्य जी, और ऐसे नारे न लगावे जो नारे जो है उनके लिए ही कहीं अच्छे ना हो। दरअसल ये पूरी लड़ाई 2024 को लेकर है, क्योंकि जो विपक्ष अब तक बिखरा हुआ था वो बिहार वाले एपिसोड से फिर एकजुट होता दिख रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी साथ आए, क्या अखिलेश यादव और मायावती भी साथ आएंगे, या फिर ये सारे दावे वक्त के साथ हवाई हो जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात तिरंगे से राष्ट्रवादी हुंकार की, वोट की इमोशनल ललकार की, क्योंकि राजनीतिक दलों में तिरंगा यात्रा निकालने की होड़ लगी है। क्या सपा, क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, सभी तिरंगा यात्रा के जरिए संदेश दे रहे हैं। सबकी कोशिश खुद को राष्ट्रवादी बताने की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा से राष्ट्रवाद की पिच पर विपक्ष टक्कर ले पाएगा? तिरंगे से राष्ट्रवादी हुंकार, 24 की ललकार। सबका जोश हाई, तिरंगे पर खुली लड़ाई। पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न में डूबा है, लेकिन राजनीतिक दल तिरंगे को हथियार बनाकर 24 की तैयारी को धार दे रहे हैं। क्योंकि एक दिन पहले समाजवादी पार्टी ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी, लेकिन भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकालकर पूरे प्रदेश की राजनीति को तिरंगे का रंग दे दिया है। सीतापुर में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसका शुभारंभ खुद जितिन प्रसाद ने बाइक चलाकर किया। तो कानपुर में तिरंगा यात्रा की शुरुआत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की, लेकिन इस दौरान कई कार्यकर्ता यातायात नियम का उल्लंघन करते हुए भी नजर आए, क्योंकि बाइक पर कहीं 3-3 युवा थे
तो किसी पर 4-4 बैठे थे। और चलिए इसी के साथ विश्लेषण में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।